नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय और आजकल हम एक दूसरी श्रृंखला पे काम कर रहे हैं अबाउट फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। आज उसकी सेकंड कड़ी में हम बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है और लॉ कैसे बनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, दिल्ली के अंदर 1991 के अंदर हमें एनसीटी एक्ट के माध्यम से असेंबली दे दी गई। उस असेंबली के अंदर 70 एमएलएज होते हैं। उनमें से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है। इसके बाद जो पार्टी जीत कर आती है उसका मुख्यमंत्री बनता है। परंतु नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट्स की तरह नहीं है कि उसको उसी समय ओथ दिलवाई जा सकती है। उसको लीडर चुनने के बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है। एलजी महोदय को इन्फॉर्म किया जाता है और एक प्रपोजल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल के लिए थ्रू एमएचए मूव होती है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए हमें सेम डे प्रोसेस नहीं हो जाता, बल्कि अपॉइंटमेंट का जो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है उसको मिलने में 2-3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। सो ये प्रक्रिया जो है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही समाप्त होती है। और यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई चेंज भी आना हो तो विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। तो इस समय जो प्रोसेस चलता है वो यही है कि लीडर ऑफ द पार्टी नियुक्त किया जाता है पार्टी के द्वारा। उसके बाद इंटीमेशन दिया जाता है और प्रेसिडेंट महोदय को रेफर किया जाता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि फलां व्यक्ति को मुख्यमंत्री और फलां व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाए। हमारी दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कुल 7 आदमी होते हैं, 10% ऑफ द लेजिस्लेचर। तो एक मुख्यमंत्री हो गया और 6 उसके मंत्री हो गए। नॉर्मली मंत्रियों का जो चयन होता है वो लीडर ही करता है और उनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी वही डिसाइड करता है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अब तक जो हमने देखा है, नॉर्मली मुख्यमंत्री अपने पास मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स रखते आए हैं और नीचे वाले दूसरे मंत्रियों को 1-2-4 डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जिनमें से 1-2 अहम होते हैं और बाकी नॉमिनल से होते हैं। तो ये प्रथा हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के युग से चली आ रही है। परंतु इस दफ़ा आप पार्टी ने, चीफ मिनिस्टर ने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा और मैक्सिमम पोर्टफोलियोज अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय को दे दिए हैं। वैसे देखा जाए तो लीगली डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं है और सेकेंड इन कमांड को रेस्पेक्ट देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी कोई पोस्ट नहीं है, परंतु कई दफ़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं और इनको ओथ जो है एज मिनिस्टर ही दिलवाई जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय अपॉइंटमेंट के बाद इनको ओथ दिलवाते हैं और इस प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे तैयार हो जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर देयर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, परंतु रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो उनको एलोकेट किए हुए हैं मंत्रियों को, उनकी वर्किंग के बारे में वो अपना अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो हमारी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से ही लिए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं जिसको कैबिनेट की मीटिंग कहा जाता है। उसके अंदर निर्णय कैबिनेट नोट पेश किया जाता है और उसको कंसिडर करने के बाद मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। दिल्ली की परिस्थिति कुछ और होने के कारण से अब हर चीज़ जो है हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के अप्रूवल से ही एग्जीक्यूटिव डिसीजंस भी पारित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से दिल्ली की स्थिति जो है स्टेटहुड मिलने के बावजूद भी अन्य स्टेटों से थोड़ी सी विभिन्न है। अब किसी डिपार्टमेंट को यदि कोई नया लॉ बनाना है तो उसकी पद्धति क्या होगी, परंतु उससे पहले मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकती। उसमें है दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर। इनके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स या कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर लॉ बनाने की इजाज़त है।
परंतु उसके अंदर भी कुछ जो है अप्रूवल्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ सकती हैं, कुछ एलजी महोदय से लेनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति जो है अन्य राज्यों से थोड़ी सी विभिन्न है। पहली वीडियो के अंदर शायद मैं गलती से सेंट्रल सब्जेक्ट किया गया था, उसके लिए मुझे खेद है। सो हमारी स्टेट गवर्नमेंट केवल स्टेट सब्जेक्ट्स और कंकरेंट सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, इनके ऊपर लॉ बनाने के लिए अप्रूवल दे सकती है, बिल पास कर सकती है। परंतु वो बिल आगे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएंगे, एलजी साहब के असेंट के लिए जाएंगे, वो एक डिफरेंट इशू है। अब दिल्ली के अंदर यदि कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि हम एक नया बिल लाएं, तो वो अपना एक प्रारूप तैयार करता है एंड विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर वो लॉ डिपार्टमेंट को रेफर करता है कि आप इसके ऊपर हमें ड्राफ्ट बिल बना के दीजिए। लॉ डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बिल बनाता है और कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉर कंसिडरेशन भेजता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप है या नहीं, या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल ज़रूरी है, क्योंकि हर बिल के अंदर कोई ना कोई फाइनेंशियल एंगल्स होते हैं। तो इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी लॉ डिपार्टमेंट कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट व अन्य कंसर्न डिपार्टमेंट्स जिनसे भी ये ताल्लुक़ रखता है उनको भी दिखा लिया जाए और उनके मंत्रियों की भी अप्रूवल ले ली जाए। तो इस प्रकार से ड्राफ्ट स्टेज जो होता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव पे ही स्टार्ट होता है। जब लॉ डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर देता है, अन्य डिपार्टमेंट अपनी अपनी अप्रूवल दे देते हैं, तो उसके बाद दोबारा से फाइनल वेटिंग के लिए ये लॉ डिपार्टमेंट के पास जाता है। लॉ डिपार्टमेंट को रिकंसिडर करने के बाद जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह करनी होती हैं उनको करने के बाद ये कंसर्न डिपार्टमेंट को लौटाता है कि एक कैबिनेट नोट बनाकर उसके साथ ये बिल अपेंड करके कैबिनेट में पेश किया जाए। वहाँ पर अब दो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं। यदि कोई अर्जेंट मैटर है तो उसको बाय सर्कुलेशन भी किया जा सकता है, अप्रूवल दी जा सकती है, और यदि इसका नाम क्या नॉर्मल मैटर है तो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में उसको पुटअप किया जाता है। इस प्रकार से हर बिल जो है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल, उसकी इम्प्लीकेशंस वगैरह, इनकी स्टेटमेंट लगाकर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट ली जाती है, और वहाँ जो भी निर्णय होता है उसके सूचना जो है एलजी महोदय की भी दी जाती है, और हर कैबिनेट नोट की एक कॉपी एलजी साहब को भी भेजनी होती है, ताकि वो देख सकें कि उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या डिसीजन ले रही है। और उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को ये फाइल भेजी जाती है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द असेंबली। विद द अप्रूवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बिल असेंबली में पेश किए जाने चाहिए, और वहाँ पर पेश होने के बाद इनके ऊपर डिस्कशन होता है, और यदि बिल पास हो जाते हैं तो वहाँ के स्पीकर महोदय इसके बिल पास होने की इंटीमेशन जो है लॉ डिपार्टमेंट को देते हैं। उसके बाद जो लॉ डिपार्टमेंट है इसको प्रोसेस करता है कि ये किसकी कॉम्पिटेंस में है, एलजी साहब इस पर अप्रूवल दे सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएगा। तो इस प्रकार से लॉ डिपार्टमेंट का मेजर रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ बिल्स। इनिशिएटिव भले ही कंसर्न डिपार्टमेंट ने लिया हो, परंतु इसकी जो है अप्रूवल्स वगैरह सारी की सारी लॉ डिपार्टमेंट में ही ली जाती हैं। उसके बाद एलजी महोदय उसको री एग्जामिन करवाते हैं लॉ डिपार्टमेंट से फ्रॉम वेरियस एंगल। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली हमें पावर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ऐसी क्लास तो नहीं है जिसके ऊपर हम सक्षम ना हों बिल बनाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। सो कई एंगल से इसको दोबारा से गैन स्टडी की जाती है, और दोबारा से जो फाइल है एलजी महोदय को पेश की जाती है। उसके बाद ये उन पर निर्णय निर्भर करता है कि वो इसके ऊपर कंसेंट दें या मैटर को दोबारा से रेफर करें। इसके अलावा उनके पास तीसरा ऑप्शन है, वो उस बिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफ़र कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से दिल्ली स्टेट के अंदर बिल बनाना जो है दूसरी स्टेटों के अनुसार नहीं है, बल्कि थोड़ी सी पद्धति भिन्न है। इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है
एलजी साहब का भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, लॉ डिपार्टमेंट का तो हर जगह होता ही है। तो लॉ डिपार्टमेंट जो है, इसके बाद अगर वो फाइनल हो जाता है, अप्रूवल आ जाती है, तो इसको नोटिफाई करता है और इसके बाद जो है उसके रूल्स रेगुलेशन या सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो भी बनने हों उनको बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी पद्धति भिन्न है। ना तो अपॉइंटमेंट गवर्नर की तरह से तुरंत हो जाती हैं, इनकी अप्रूवल जो ले है प्रेसिडेंट महोदय से लेनी पड़ती है, जिसमें कुछ समय लग जाता है। ना ही रेजिग्नेशन तुरंत हो जाता है, इसमें भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारे एनसीटी एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनको भी हमें देखना होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए हैं उनको भी नज़र में रखना होता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव कैसे वर्क करता है, उनके रूल्स अलग होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर बिल पास होता है और उसके ऊपर असेंट मिल जाता है तभी लॉ बन सकता है। पिछली सरकारों ने 1993 से 2014 तक बहुत सारे बिल पास किए और बहुत सारे बिल अप्रूव भी हो गए, परंतु करंट गवर्नमेंट के बहुत सारे बिल जो हैं बेसिकली किसी न किसी कारण से वो हेल्ड अप हैं, क्योंकि कई जगह पर इन प्रोसेस को प्रॉपरली शायद अडॉप्ट नहीं किया गया। ये भी एक कारण हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अगली कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।